दीदी, अगर आपने अपने बेटे की लगाम बहू के हाथ में दे दी तो इस घर में सिर्फ बहू का ही राज चलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, सही समय है, अपने घर की जिम्मेदारी अपनी मुट्ठी में रखो, वरना बेटे को अपनी मुट्ठी में रखना, पति पर लगाम कसकर रखना। सास की इन बातों पर निशा मुस्कुरा भर देती थी। आखिर क्या था उसकी मुस्कुराहट व निश्चितता का राज। संयुक्त परिवार में छोटी बहू बने हुए निशा को 1 महीना ही हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्मों व हनीमून में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। संदीप ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ सुमित्रा, ससुर राजेश, जेठ कुणाल, जेठानी अंजू और उनकी बेटी रूही का पूरा रूटीन अब निशा को समझ आ गया था। कुणाल घर पर ही रहते थे। निशा को बताया गया कि वे क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कहीं कुछ काम कर ही नहीं पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ और कब कैसे लगी किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी अंजू के लिए निशा के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार अंजू के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त अंजू को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। अंजू चुपचाप सब सुनती रहती थी। निशा को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन सीता आकर पूरी कर देती थी। निशा हैरान रह गई थी जब एक दिन सीता मौसी ने उनके कान में कहा, संदीप को अपनी मुट्ठी में रखना। इस अंजू ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसाकर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कसकर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि अंजू के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर संदीप माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। निशा को हंसी आ गई थी। मौसी, पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े, और इस मामले में पंडित की क्या जरूरत थी। इस बात पर तो वहाँ बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। सीता ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया संदीप अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान अंजू से हटाना। निशा हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देख रही थी। एक माँ ही अपनी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आज की बातों पर? माँ, सीता ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। अंजू से दूर ही रहना। सीता बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। अंजू रसोई से निकलकर वहां आई तो सबकी बातों पर ब्रेक लगा। निशा ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टी खत्म हो गई थी। संदीप और निशा साथ ही निकलते थे, लौटते कभी साथ थे कभी अलग। सुबह तो निशा व्यस्त रहती थी, शाम को आकर अंजू की मदद करने के लिए तैयार होती तो अंजू उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो निशा, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं निशा, मुझे आदत है, काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहेगी खाली बैठने पर। निशा उसका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उसका जीवन कितना एकाकी था। रूही की भी चाची से बहुत बनती थी। निशा उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह अंजू की भाभी का फ़ोन आया।
अंजू के मामा की तबीयत खराब थी। अंजू सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने अंजू को पाल पोस कर बड़ा किया था। निशा ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए, पर रूही की परीक्षाएं हैं, सोमवार से मैं देख लूँगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। अंजू ने जी कहकर सिर हिला दिया था। उसका मामा मामी के सिवाय कोई और था ही नहीं। मामा मामी भी निसंतान थे। निशा ने कहा, नहीं भाभी, मैं संदीप को जगाती हूँ, उसके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ मेरठ से सहारनपुर तक बस के सफ़र में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं बैठे ससुर ने कहा, निशा ठीक तो कह रही है, जाने दो उसे संदीप के साथ। सुमित्रा को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहें तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। संदीप पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। निशा ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। कुणाल बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, निशा की छुट्टी थी। वह मेड अंजू के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक सीता मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थी, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। सीता ने आराम से बैठते हुए निशा से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। सुमित्रा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। निशा मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर संदीप को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में मामी जी और भाभी को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। सीता ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी छोटी बहू को तो जरा भी अक्ल नहीं है। सुमित्रा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। निशा घर का काम खत्म कर सुस्ताने के लिए लेटी तो सीता मौसी वहीं आ गई। निशा उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए सीता ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी, क्या मतलब? पता नहीं मतलब अभी सोचा नहीं, देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो संदीप उसमें व्यस्त रहेगा, कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है रूही संदीप की ही संतान है। कुणाल के हाल तो पता ही है सबको। निशा भौचक्की सी सीता का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। निशा पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बनाकर लाती हूँ। सीता हैरानी से निशा को जाते देखती रही। इसमें भी सुमित्रा भी वहीं आ गई। सीता को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। सुमित्रा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आँखों से देख लेगी तो आँखें खुलेगी। हम बड़े अनुभवी लोगों की कौन सुनता है।
आजकल निशा ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी। फिर जाकर अंजू के बेडरूम में देखा। कुणाल गहरी नींद में था। फिर सुमित्रा और सीता के साथ चाय पीनी शुरू ही की थी कि निशा का मोबाइल बज उठा। संदीप का फ़ोन था। बात करने के बाद निशा ने कहा, माँ, भाभी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है। वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब हैं ही। सुमित्रा ने डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो अंजू चाहती है संदीप वही करता है। तुमसे कहा था ना, संदीप को उससे दूर रखो। आप चिंता ना करें माँ, मैं देख लूँगी। अच्छा, रूही आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूँगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़कर निशा काम में व्यस्त हो गई। सीता ने कहा, इसकी निश्चितता का आखिर क्या राज है दीदी? क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीता, संदीप और अंजू लौट आए थे। अंजू और निशा स्नेहपूर्वक लिपट गई। राजेश वहाँ के हालचाल पूछते रहे। कुणाल ने सब चुपचाप सुना। कहा, कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें वे कभी चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे। सासू माँ को अंजू फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटे की अस्वस्थता का सारा आक्रोश अंजू पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च संदीप और निशा ही उठाते थे। राजेश रिटायर्ड थे और कुणाल तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम ही हुई थी। 3 साल बीत गए। निशा ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे यश को सब जी भरकर गोद में खिलाते। अंजू ने ही यश की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। निशा को ऑफिस जाने पर अंजू ही यश को संभालती थी। कई पड़ोस रिश्तेदार यश को देखने आते रहते और निशा के कानों में मक्कारी से घुमा फिरा कर संदीप और अंजू के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ औरतें तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अब संदीप 2 बच्चों का बाप बन गया। निशा के कानों पर जू ना रेंगती देख सब हैरान हो चुप हो जाते। अंजू और निशा के बीच स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही गया था। निशा जब भी बाहर घूमने डिनर पर जाती, अंजू और रूही को भी जरूर ले जाती। निशा के कानों में सीता मौसी का कथा पुराण चलता रहता था। देख, तू पछताएगी, अभी भी संभल जा, सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर निशा की सपाट प्रतिक्रिया पर सुमित्रा और सीता हैरान हुए बिना भी ना रहती। वे दोनों कई बार सोचती, यह क्या राज है? यह कैसी औरत है? कौन सी औरत इन बातों पर मुस्कुरा कर रह जाती है? समझदार है, पढ़ी लिखी है, आखिर राज क्या है? उसकी इस निश्चितता का 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घट गई। रूही के स्कूल से फ़ोन आया। रूही बेहोश हो गई थी। संदीप और निशा तो अपने ऑफिस में थे। यश को सुमित्रा के पास छोड़ अंजू तुरंत स्कूल भागी। संदीप और निशा को उसने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। रूही को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। अंजू संदीप के कहने पर रूही को सीधा अस्पताल ही ले गई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो थी, पर बहुत सुस्त और कमज़ोर लग रही थी। संदीप और निशा भी अस्पताल पहुंच गए थे। संदीप ने घर पर फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी थी। रूही ने बताया था,
सुबह से ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वह शायद फिर बेहोश हो गई थी। हैरान तो सब तब और हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। अंजू इस बात पर बुरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, निशा यह क्या हो रहा है रूही को? कुणाल की भी तो ऐसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। क्या रूही भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा, कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान ना हो, हम सब हैं ना। निशा ने अंजू को तसल्ली दी। रूही के सब टेस्ट हुए। सुमित्रा और राजेश भी यश को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। सीता मौसी कुणाल की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई थी। रात को संदीप ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन निशा कुणाल को अपने साथ ही सुबह अस्पताल ले गई। वहां वे थोड़ी देर रूही के पास बैठे रहे, फिर असहज से बेचैनी से उठने बैठने लगे तो निशा उन्हें वहां से वापस घर ले आई। अंजू रूही के पास ही थी। संदीप हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। संदीप अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। सुमित्रा ने निशा को डपटा। कुणाल को क्यों ले गई थी? माँ, रूही की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का डीएनए टेस्ट होना था, कहकर निशा किचन में चली गई। निशा ने थोड़ी देर बाद देखा सुमित्रा और सीता की आवाज़ें रूही के कमरे से आ रही थी। सीता जब भी आती थी रूही के कमरे में ही सोती थी। निशा दरवाजे तक जाकर रुक गई। सीता कह रही थी, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले आंखें खुलेगी। अब कब से सब कह रहे हैं पति को संभाल कर रखे। संदीप पिता की तरह ही तो डटा है अस्पताल में। सुमित्रा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी देखना है अब अंजू का क्या होगा। संदीप मेरी भी इतनी नहीं सुनता है जितना अंजू की सुनता है। इसी बात पर गुस्सा आता रहता है मुझे तो। जब से अंजू आई है संदीप ने मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी निशा का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कह रही है। अगले दिन रूही की सब रिपोर्ट आ गई थी। सब सामान्य था, बस उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर ने रूही की अस्वस्थता का कारण पढ़ाई का दबाव ही बताया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। संदीप और अंजू अस्पताल में ही रुके। निशा घर पहुंची तो सीता ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, सब ठीक है ना? वह जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते पूछते भी सीता की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। निशा ने आसपास देखा। राजेश कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। कुणाल अपने रूम में थे। निशा ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की, माँ, मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। माँ, आप कैसे संदीप और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं ना कि मुझ पर आपकी किसी बात का असर क्यों नहीं होता? वह इसलिए कि विवाह की पहली रात को ही संदीप ने मुझे बता दिया था कि वे हर हालत में भाभी और रूही की देखभाल करते रहते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वह आजीवन आपके रौब में दबी रहे। संदीप ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद ना करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाहों के चक्कर में पड़ी थी।
कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर संदीप हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। संदीप अपनी देख रेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट से पता चल गया है कि कुणाल ही रूही के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और संदीप भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप दोनों ही होंगी। हमें शांति से, स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे का साथ रहने दें तो अच्छा रहेगा, कहकर निशा अपने बेडरूम में चली गई। यश उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लिटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह दोनों को सीधा करके ही रहेगी। उनके रोज रोज के व्यंगों से वह थक गई थी और डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दोनों का मुंह बंद करना था, इसलिए वह कुणाल को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर संदीप पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य संयम रखकर हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसे सुमित्रा की आवाज़ सुनाई दी। अरे तुम कहाँ चली सीता? कहीं नहीं दीदी, जरा घर का एक चक्कर काट लूँ, फिर आऊँगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चितता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीबी को। कहती हुई सीता के पैर पटकने की आवाज़ निशा को अपने कमरे में भी सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए संदीप को फ़ोन मिला दिया था। दोस्तों, हमें अपने घर के मामलों में किसी बाहर वाले को बोलने का हक नहीं देना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग घर को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।